नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, जो हमने डिसाइड किया था कि इस 20 से 25 दिनों में हम 300 से ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे, उसी के तहत आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में हम पहला जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वह है नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित। ये नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? वास्तव में ये एक तरह का आइडिया ये है कि जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वह जितने भी डाटा ट्रेवल्स करते हैं उनके नेटवर्क में, उसके साथ फेयरली बिहेव करेंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वो कोई इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी खास पार्टिकुलर एप्स, साइट्स और सर्विसेज जो है उनके पक्ष में पक्षपात नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इक्वल लेंस वाला है और ये जो लेंस है इसमें फास्ट लेन है, ये थोड़ा सा और फास्ट लेन है, ये स्लो लेन है। जो इक्वल लेंस है इसमें जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है सबके लिए इक्वल जो है प्लेटफॉर्म है, ये जो अपने अपने अनुसार से इक्वलिटी के आधार पे हर कोई जा रहा है। लेकिन इसमें जो है भेदभाव किया जा रहा है कि किसी के लिए फास्ट लेन दिया जा रहा है और किसी के लिए स्लो लेन दिया जा रहा है। ये इस रोड के एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश किया। ठीक इसी तरह से जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो भी इसी तरह से ऐसा कोई ऐप साइट्स के साथ भेदभाव न करें, किसी को फास्ट लेन दे, किसी को स्लो लेन दे, सबके साथ जब इक्वल बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। वास्तव में ये कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है। इसमें जो मेन चीज़ हमारे काम का है वो ये है कि ए.के. भार्गवा कमेटी है जो 2015 में बनाया गया था नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित। इस कमेटी का नाम आप याद रखिएगा कि बता सकता है, आपको पूछ सकता है कि ये कमेटी किस चीज़ से संबंधित है। ये पीटी में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियाज मिलिट्री सैटेलाइट्स। फ्रेंड्स, कंटेक्स्ट है ये, मतलब न्यूज में क्यों है, ये एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। ये जो है प्रोक्योरमेंट करने वाला पैनल है जिसका हेड जो है, जिसका चेयर करने वाले जो है वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया, इनकी सहमति बनी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पे कि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इंडिजिनली डिजाइन करें, डेवलप करें और निर्माण करें G-SAT-7B को लेकर के। मतलब जो हम ये G-SAT-7B जो हम डिजाइन करें, डेवलप करें और बिल्ड करें, ये हमारा अपना हो, हमारा इंडिजिनस हो, इसको लेकर के एक आम सहमति बनी। इसीलिए ये न्यूज में था। 2-3 साल में ये प्रपोज है कि इसको जो है हम लॉन्च करेंगे G-SAT-7B को। G-SAT-7B जो है ये क्या है, ये वास्तव में एक तरह का ये स्टेट ऑफ आर्ट है, मल्टी बैंड है, मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है। ये आर्मी के लिए सैटेलाइट कई तरह के होते हैं। कुछ सैटेलाइट स्पेशली मिलिट्री के लिए छोड़ा जाता है स्पेस में। ये जो है एक्ट करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर होगा और सेफ कम्युनिकेशन सपोर्ट देगा फोर्सेस को। जितने भी आर्म्स हमारे फोर्सेस हैं उनको सेफ कम्युनिकेशन सपोर्ट देगा। ये जो G-SAT-7 सीरीज के सैटेलाइट है ये एडवांस जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये जो G-SAT सैटेलाइट है इसको डेवलप करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसरो है। तो ये आप इंडियाज मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में जाना। ये एक पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू G-SAT-7 सैटेलाइट बाय इसरो। ये अर्थ है और ये स्पेस है, स्पेस में ये सैटेलाइट्स घूम रहा है। ये जो सैटेलाइट है ये स्पेशली ये खास करके जो मिलिट्री सर्विसेज है उनके लिए, मिलिट्री सर्विसेज में विदाउट कोई रुकावट की कम्युनिकेशन हो, इसके लिए इस तरह के सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। फ्रेंड, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सोमार्स। ये जो एक्सोमार्स है इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो मार्स है उस पे अभी तक कोई लाइफ है या नहीं, था या नहीं, इसके बारे में हमको इस सवाल को एड्रेस करना है, इस सवाल का जवाब ढूंढना है। ये जो एक्सोमार्स है इसको 2 फेज में छोड़ा गया। एक जो पहला छोड़ा गया 2 फेज में है। एक पहला 2016 में छोड़ा गया था। इससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि वो वहाँ पे पहुँचने के बाद, मार्स पे पहुँचने के बाद वो क्रैश हो गया था। पूरा मीडिया इसको जो है लाइव टेलीकास्ट चल रहा था इसका। और जो सेकेंड पार्ट है वो सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा।
ये मार्स रोवर है, मार्स रोवर को वहाँ पे लॉन्च करेगा मार्स प्लेनेट पे। ये एक जो मार्स से रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर्स है फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लस्टर बॉम्ब्स एंड थर्मोबेरिक वेपन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो न्यूज में है वो इसलिए है कि जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं उन्होंने आरोप लगाया है रसिया पे कि वो इस क्लस्टर बॉम्ब्स एंड थर्मोबेरिक वेपन्स को जो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उसमें यूज कर रहा है, इसीलिए ये बहुत चर्चा में है। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्लस्टर बम क्या होता है। इस पिक्चर को देखिए, एक बहुत बड़ा शेप में बॉम्ब होता है, उस बॉम्ब को ऊपर छोड़ा जाता है किसी तरह से, मिसाइल से या जिस तरह से छोड़ा जाता है, वो जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर वो खुलता है। खुलने के बाद उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं और वो ऊपर जाके जब नीचे गिरता है तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है। उस पूरे एरिया में वो बम जो है हर जगह जाके फटता है और बहुत बड़े पैमाने पे विध्वंस मचाता है। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर बम्स। यहाँ पे मेन पॉइंट जो हमारे काम का है वो ये है कि जो कंट्री रेटिफाइड करता है किसको, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस को, वो इस बॉम्ब को यूज नहीं करेगा। अभी तक जितने भी देश हैं उनमें से 110 कंट्री ऐसे हैं जो इस कन्वेंशन पे सिग्नेचर किए हैं। इसका मतलब कि वो इस बॉम्ब को यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो काम का बात वो है कि जो रसिया है और यूक्रेन है और इंडिया है इस पे साइन नहीं किया है। ये फैक्ट है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये फैक्ट आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं। याद रखना है कि भारत इस कन्वेंशंस का सिग्नेटरीज नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है थर्मोबेरिक वेपन्स। थर्मोबेरिक वेपन्स क्या होता है, इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं एरोसोल बॉम्ब्स, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव्स बॉम्ब्स और वैक्यूम बॉम्ब्स। ये क्या करता है, जो एयर का ऑक्सीजन है उस एयर के ऑक्सीजन को यूज करके फिर ये ब्लास्ट होता है। हाई टेम्परेचर जो है इनसे निकलता है, जस्ट बिकॉज कि ये जो एटमॉस्फेयर है उनका ऑक्सीजन यूज करने के कारण ये बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। ये दूसरे जितने भी कन्वेंशनल बॉम्ब्स हैं उनसे ज़्यादा ये डिवास्टेशंस करते हैं। इसको लेकर के इस जो आपका थर्मोबेरिक वेपन्स है इसको लेकर के अभी किसी भी तरह का इंटरनेशनल लॉ या एग्रीमेंट नहीं बना है इसको रोकने के लिए, इसके प्रोविंसेस से रिलेटेड। इसको याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मेन पेड्स। ये जो है जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, स्पेशली जो नाटो के कंट्री है, वो यूक्रेन को सप्लाई किया है ये मेन पेड्स, ताकि वो रसिया से जो वॉर चल रहा है उसमें रसिया को फाइट कर सके। ये जो मेन पेड्स है ये शॉर्ट रेंज है, लाइट वेट है और पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। इसको कोई इंडिविजुअल्स या कुछ 4-5 आदमी का जो ग्रुप है वो इसको कैरी कर सकता है और ये जब नीचे से फायर करता है तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट को या किसी भी हेलीकॉप्टर को। ये जो है फायर एंड फॉरगेट जो गाइडेंस सिस्टम पे काम करता है। तो ये है मेन पेड से रिलेटेड। आपको पूछा जा सकता है मेन पेड्स क्या है, किसी से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है कवच। फ्रेंड्स, भारत ने इंडिजियसली डेवलप किया है एक सिस्टम जिसको बोलते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। ये भारत का स्वयं के द्वारा निर्माण किया गया है। ये रिलेटेड है ट्रेन सिस्टम से कि जो ट्रेन का कोलिजन आप जानते हैं कि दो ट्रेन एक दूसरी दिशा से आ रही है और आपस में टकरा गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह के जो कोलिजन से, इस तरह की जो टकराहट है, इसको रोकने के लिए ये कवच बनाया गया है। तो ये आप याद रखिए जो कवच है ये जुड़ा हुआ है ट्रेन सिस्टम से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो ट्रांसप्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके मेडिकल साइंस में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ह्यूमन सोसाइटीज के लिए। जीरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस और इन्फ्यूजन का प्रोसेस। इसमें एक रिसिपिएंट जो है, मानव जो है रिसिपिएंट्स होते हैं और जो नॉन ह्यूमंस होते हैं वो डोनर्स होते हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं ये पिग्स है, ये डोनर्स है और जो ह्यूमन है ये रिसिपिएंट है। फ्रेंड्स, ये जो पिग्स है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल्स है एज ए डोनर्स, क्योंकि
ये इनका जो ऑर्गन्स है ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर है ह्यूमन के, और इनके ऑर्गन्स पे जेनेटिकली इंजीनियरिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ट्यून्ड है इसके लिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये पिग है। अगर आदमी के स्किन कहीं पे बर्न हो गया हो तो इस पिग के स्किन को आदमी के स्किन पे यूज किया जा सकता है। आदमी का अगर किडनी खराब हो गया हो तो इस पिग्स के किडनी को यूज किया जा सकता है। और अगर आदमी को डायबिटीज का बीमारी हो गया है जिसमें कि पेंक्रियाज काम ढंग से नहीं करता है तो इस पिग के पेंक्रियाज को यूज करके, पिग के पेरेंटिक्स जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको मानव के पेंक्रियाज में उसको यूज करके पेंक्रियाज को ठीक किया जा सकता है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा कि ये क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नारासिंघापेट्टई नागास्वरम। ये क्या है? ये एक तरह का विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। इसको अभी अभी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है इसका टैग दिया गया है, इसको ग्रांट किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है। जब भी किसी भी चीज को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिलता है तो उस पे उसको साइन दिया जाता है, GI करके साइन उस पर लगाया जाता है। वो उसी चीज को, उसी प्रोडक्ट को साइन दिया जाता है वो जिनका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो, वो खास पार्टिकुलर उसी ओरिजिन की स्पेशलाइजेशन हो। दूसरा, वो जो जिसको दिया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को दिया जाता है, जिस चीज को दिया जाता है, वो एक्पोजेट्स क्वालिटीज और रेपुटेशंस दैट आर ड्यू टू देयर ओरिजिन, मतलब उनके अपने ओरिजिन के कारण उनकी वो सारी विशेषताएं हैं। वो ओरिजिन जो है उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। इस तरह के चीज जितने भी होते हैं उसको GI का टैग दिया जाता है। इसी तरह से ये जो GI का टैग है ये नारासिंघापेट्टई नागास्वरम जो है, ये विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इनको दिया गया है। इनके बारे में जानते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स क्या है। इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये इनका यूनिकनेस है, ये हैंडमेड है। ये नारासिंघापेट्टी जो है एक विलेज है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, ये हैंडमेड है। दूसरे अन्य जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मशीन मेड जो है उस पर कुछ ना कुछ यूज किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल हैंडमेड है, इसीलिए ये बहुत ही यूनिक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर के, खास करके फील्ड में इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये क्या है। नारासिंघापेट्टई नागास्वरम जो है ये विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तमिलनाडु से खास करके तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, ओरिजिन है उसका। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइका रिवेलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अभी इसका जो कंटेक्स्ट है ये है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है ये डिमांड किया था कि जो पाइका रिवेलियन है इसको, जो हम लोग बोलते हैं कि भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको हम बोलते हैं फर्स्ट म्यूटनी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का था कि नहीं, पाइका जो रिवेलियन है इसको फर्स्ट म्यूटनी या फर्स्ट रिवेलियन का नाम दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में था। इसलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पाइका रिवेलियन क्या है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अभी फिलहाल जो 1857 का रिवॉल्ट था उन्हीं को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उनका दर्जा दिया गया है। जो पाइका रिवेलियन है इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ये इनका जो फेज था 1817 से 1825 के बीच था। ये जो है उड़ीसा में हुआ था, और इनके जो लीडर थे बक्सी जगबंधु विद्याधर, ये इनके लीडर थे, और इनका जो रिवेलियन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट था। तो ये जो व्यक्ति है बक्सी जगबंधु विद्याधर, इनको याद रखिएगा, इनका जो टाइम पीरियड है वो याद रखिएगा, और इनका जो लोकेशन है उड़ीसा में उसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक हम देखते हैं, करेवास। करेवास क्या है? चर्चा में इसलिए ये आया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कश्मीर में डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है, जिसके कारण कि वहाँ का जो फर्टाइल सॉइल्स हैं वो, उनका जो डिपॉजिट्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो जो फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे उसी को करेवास कहा जाता है। थोड़ा सा और जानते हैं हम, करेवास जो है वास्तव में ये लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स होता है, और ये ऐसा डिपॉजिट्स है जो लेक में जो डिपॉजिट होता है, जो सॉइल लेक में जो तालाब होता है बड़े बड़े, उसमें जो डिपॉजिट्स होते हैं मिट्टी के सॉइल के, उसको बोलते हैं करेवास। और ये डिपॉजिट्स कब होते हैं? जो ग्लेशियल क्ले होते हैं, ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स जो मोराइन से मिल के बनते हैं,
उनका जो डिपॉजिट्स होता है लेक में, उनको हम कैरेवास बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये मोराइंस क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जो ग्लेशियर होता है उनमें भी मूवमेंट होता है। वो जो मूव करता है तो मूव करने के बाद वो अपने पीछे कुछ मटेरियल्स को छोड़ देते हैं, मटेरियल्स उनके पीछे छूट जाता है। वो जो मटेरियल्स छूट जाता है उसी को मोराइन बोलते हैं। ये मटेरियल जब तालाब में, लेक में छूट जाए तो ऐसे मटेरियल्स को करेवास बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये तालाब है और ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर मान के चलिए कि ग्लेशियर जो है आगे की ओर जा रही है, पीछे छूट गया है। ये तालाब में पानी और कुछ सॉइल और मटेरियल्स, ये जो पानी के साथ साथ जितने भी सॉइल एंड मटेरियल्स इसके अंदर होगा उसी को करेवास कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब कश्मीर की बात चली है तो एक और टॉपिक को देख लेते हैं। जो कश्मीर का कारपेट्स है उनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अभी अभी पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि जीआई टैग क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो कश्मीर कारपेट्स है उनको भी जीआई का टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस समय हमने देखा कि जो हमारा ये थर्ड लेक्चर था इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। हम इसी तरह से आने वाले लेक्चर में भी अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।